नमस्कार साथियों, हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम जो नया टॉपिक शुरू किया था वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो देखिए, रासायनिक जो है अभिक्रिया की जब अपन बात करें तो रासायनिक जो अभिक्रिया मैंने आपको बताया था, जो हमने कल परिवर्तन पढ़े थे कि जो रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस, वो केमिकल चेंजेस ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक परिवर्तन ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, सिंपल सी बात है कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, यानी कि दो अणु जल का निर्माण करते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इनके बारे में कुछ विस्तार से बात आज के सेशन में अपन करेंगे। यहाँ तक हम पिछले सेशन में देख चुके हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले देखिए, वे पदार्थ जो अभिक्रिया के अंदर जो भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, यानी कि अभिकारक का दूसरा नाम है अभिकारक या क्रियाकारक। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले के वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक या फिर क्रियाफल पदार्थ। और तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा बताने के लिए यूज लिया जाता है, और तीर की तरफ लिखा जाता है उत्पाद। यानी कि अभिक्रिया के अंदर जो नए पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को कहते हैं उत्पाद या क्रियाफल। अब ये बात हमने कर ली कि भाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो है अभिकारक या क्रियाकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं उनको कहते हैं उत्पाद या फिर क्रियाफल। तो देखिए, एक यहाँ पर अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते समय जो तीर का सिरा है वो किस ओर होता है? ये जो तीर का सिरा है वो किस ओर होता है? यहाँ पर ये जो तीर का सिरा है इसका आंसर होगा कि तीर का सिरा किस ओर होगा? अभिकारक की ओर होगा। और जो तीर का चिन्ह है ये किस तरफ होता है? तो ये जो तीर का चिन्ह है वे उत्पाद की तरफ होता है। तो दो चीजें मैंने आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताई। पहला कि जो अभिक्रिया दर्शाते हैं रासायनिक, उसके अंदर जो है तीर का सिरा वो किसकी तरफ होता है, वो यदि आपको पूछ लिया जाए तो यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। कंफ्यूजन यहाँ पर अक्सर रहता है कि सिरा किस तरफ रहता है, तो सिरा हम इसको मान लेते हैं, बल्कि ये सिरा नहीं है, तीर की जो पूंछ है उसको सिरा बोला जाता है। तो इसका सिरा किसकी ओर होता है? अभिकारक या फिर क्रियाकारक की ओर। और जो तीर का चिन्ह है वो होता है उत्पाद या फिर क्रियाफल की तरफ। अब देखिए, दूसरी बात रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अपन पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का द्रव्यमान
संरक्षित रहता है। यहां पर क्या बात हुई, तो देखिए जो अभिकारक या फिर क्रियाकारकों का जो द्रव्यमान है वो जब रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो गई तो जो नए बनने वाले पदार्थ है, उत्पाद या फिर क्रियाफल, इनके अंदर जो बनने वाले पदार्थों का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होता है किसके, उत्पाद के द्रव्यमान के। तो उत्पाद का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। ये दो जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, मास कंजर्वेशन का जो लॉ है, वो लॉ दिया था लेवोसियर ने। किसने दिया, लेवोसियर ने, जिन्हें हम रसायन विज्ञान के जनक या केमिस्ट्री के अपन इनको फादर के नाम से जानते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो दिया था लेवोसियर ने। अपन बात कर रहे थे जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो किन के बराबर होता है, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब हम ये बात की, हमने सिंपल सी बात की कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके अंदर जो बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, नए बनने वाले पदार्थों को क्या रहता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है। अब हम आगे बात करते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उनके कुछ महत्वपूर्ण गुण धर्म होते हैं, उन गुण धर्मों के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया के गुण धर्म। रासायनिक अभिक्रिया के गुण धर्म देखिए दोस्तों, पहला गुण है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हो सकता है उसमें गैस का उत्पन्न होना हो सकता है। यानी कि पहला गुण है गैस का उत्पन्न होना। देखिए जब कार्बन को या फिर मैग्नीशियम को किसी भी चीज का जब दहन किया जाए तो हमें जो है गैस का उत्सर्जन, गैस का जो उत्पन्न होना उसमें पाया जाता है। तो पहला गुण है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, इसे कहा गया पहला गुणधर्म गैस का उत्पन्न होना। दूसरा गुण है रंग में परिवर्तन होना। रंग का परिवर्तन, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब पदार्थों का जो रंग है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन सेब का। सेब को काट करके जब वायुमंडल में खुला छोड़ दिया गया तो सेब के ऊपर एक भूरे रंग की परत जम गई और यह भूरे रंग की परत सेब में उपस्थित आयरन की बदौलत जमी, जिसे हम जंग कह सकते हैं या फिर जंग लगना इसको कहा जा सकता है। और वो जंग किसके कारण से लगी, वो लगी आयरन ऑक्साइड बनने के कारण। यही कारण है कि हमारे घर में रोटी पकाने वाले तवे को आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है जंग लगने से बचाने के लिए। यह था आपका दूसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म है ऊष्मा का उत्सर्जन होना। रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा गुण है कि ऊष्मा का उत्सर्जन होना। तीसरा गुण रासायनिक अभिक्रिया का ऊष्मा का उत्सर्जन। ऊष्मा का उत्सर्जन जो है इसका अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो ऊर्ध्वपातन विधि का जो उदाहरण है, एक नौशादर यानी कि जो सब्लिमेशन जो है
पृथक्करण की जो विधि है उसके अंदर एक उदाहरण आता है नौशादर। नौशादर को यदि अपन पानी में डाल दें तो पानी जो है ठंडा हो जाता है, यानी कि इसके अंदर किसका उत्सर्जन हुआ, ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, इसलिए इसको तीसरा जो है गुण बता दिया गया। चौथा जो गुण है वो है आपका अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब हुआ कि पदार्थों के पेंदे में, पदार्थों के तल में किसी नए पदार्थ का जमना। अर्थात जब हम अवक्षेपण की बात करें तो अवक्षेपण जो है अपन ने देखा होगा, उदाहरण लेते हैं कि जो खारा पानी है, खारे पानी में साबुन जो है वो झाग उत्पन्न, साबुन झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो झाग उत्पन्न नहीं करता है तो क्या करता है, तो साबुन जो है खारे पानी में सफेद पदार्थ का निर्माण करते हैं, सफेद पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये था आपके अवक्षेपण। और जो है पांचवा जो गुण है वो है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया में होती है, यानी कि पदार्थ किसी भी अवस्था में है तो रासायनिक अभिक्रिया जब होगी, जब उनको किसी भी प्रकार का ताप दिया जाएगा, किसी प्रकार का दाब दिया जाएगा, तो पदार्थों के जो अणु परमाणु है आपस में जो उनके अंदर जो बॉन्ड जो बने हुए थे, उन बॉन्ड्स में जो है अदला बदली होने के कारण जो है अवस्था परिवर्तन भी होगी। जैसे ठोस से द्रव में चले जाना, द्रव से ठोस में चले जाना, ठोस से जो है गैस में चले जाना, गैस से द्रव में, या फिर द्रव से वापस ठोस में। तो विभिन्न प्रकार की अवस्था परिवर्तन होना भी रासायनिक अभिक्रिया में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार किस आधार पर रखे जाते हैं, तो देखिए पदार्थों के जुड़ने या बनने, ऑक्सीजन के बनने तथा हाइड्रोजन के निकलने, हाइड्रोजन के निकलने, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होना, इसके आधार पर, और ऊष्मा उत्सर्जन या ऊष्मा का अवशोषण के आधार पर, और जो है किसी भी प्रकार से अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो हम इस जो है बिंदुओं को एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार नाम करके इनको टंग करते हैं, बोलते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो है उनके जो प्रकार हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभिक्रियाओं के कई सारे प्रकार हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, उनके समीकरणों के बारे में, प्रकारों के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भी मानी जाती है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। संयोजन अभिक्रिया, देखिए संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना या फिर योग। संयोजन का अर्थ क्या होता है, योग। इसलिए इस अभिक्रिया को या तो कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि कोई भी एक पदार्थ है
और वह किसी दूसरे पदार्थ से मिलता है तो ये दोनों पदार्थ मिलकर के एक जो उत्पाद का निर्माण करते हैं। और ये जो एक उत्पाद का निर्माण होना यानी कि ए और बी का जुड़ना, इन दोनों का योग होना कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए ये जो ए और ये जो बी है, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये मिला करके एक उत्पाद बन गया। अर्थात यदि मैं इनको परिभाषा में बोलूं तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए सिंपल सी परिभाषा। अब यदि मैं इसका उदाहरण लेना चाहूं तो देखिए एक विधि है हेबर विधि। क्या नाम है विधि का? हेबर। हेबर विधि के अंदर N2 तथा H2 मिलकर के अमोनिया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये बैलेंस हो गया समीकरण। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर अपन संयोजन अभिक्रिया की बात कर रहे थे। संयोजन अभिक्रिया में हमने आपको हेबर विधि का एक उदाहरण बताया और हेबर विधि के बाद में संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कोयले का दहन, कोयले का दहन या फिर मैग्नीशियम का दहन या फिर किसी भी पदार्थ का जो है दहन होना भी एक प्रकार से कौन सी अभिक्रिया है? ये भी संयोजन अभिक्रिया है। ये ए और ये बी दोनों मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण किया, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल जब लेना चाहें तो देखते हैं कि CaO यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, और जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की तो ये जो है CaCO3 का निर्माण करते हैं। CaCO3 को हम जो है संगमरमर भी कहते हैं या फिर इसका दूसरा नाम इसको खड़िया भी कहा जाता है, यानी कि ये क्या है? खड़िया पत्थर। तो देखिए हमने कई उदाहरण लिए और संयोजन अभिक्रिया को हमने पढ़ा। अब बात आती है अभिक्रिया के दूसरे प्रकार की, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। अब जो वियोजन अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के जस्ट ऑपोजिट होने वाली रिएक्शंस है, यानी कि इसके अंदर तो अभिकारकों का योग हो रहा था और एकल उत्पाद बन रहा था, और जो वियोजन जो अभिक्रिया है उस वियोजन अभिक्रिया में पदार्थ जो है आपस में टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनाएंगे। तो ये अभिक्रिया कहलाएगी जो है छोटे छोटे उत्पाद नहीं, अभिकारक पदार्थ टूट करके जो है छोटे छोटे दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। तो हम इस होने वाली अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया नाम देते हैं। तो पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो बात करते हैं हम वियोजन अभिक्रिया की या फिर डीकॉम्बिनेशन अभिक्रिया की। तो देखिए कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ यानी कि अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, कोई भी अभिकारक हैं वो यदि टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करे या फिर कोई भी एक अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद निर्माण करे तो ये होने वाली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एकल अभिकर्मक वियोजित होकर या टूट कर
छोटे छोटे उत्पाद बनाए, छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाए, तो यह होने वाली रासायनिक अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखें तो देखिए, जो पोटेशियम क्लोरेंट है KClO3, पोटेशियम क्लोरेंट, इसको यदि हम गर्म करें, इसको यदि अपन हीट देवें, तो यह KCl में और KCl के साथ साथ ऑक्सीजन गैस इसमें से मुक्त हो जाती है। यानी कि ये जो है एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इस वियोजन अभिक्रिया को अलग अलग मापदंडों के आधार पर इसको भी आगे डिवाइड किया जाता है। तो देखते हैं हम इसके प्रकार, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। देखिए, वियोजन अभिक्रिया के जो प्रकार हैं, यदि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें हम जो है किसी पदार्थ को ताप देकर उसका जो है अभिक्रिया करवाएं, तो ये कहलाती है आपके तापीय अपघटन, या फिर ये वियोजन जो अपघटन का जो है दूसरा नाम है। यानी कि वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तापीय अपघटन जो अभिक्रिया है, ये पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है, यदि कोई अभिकर्मक को, एकल अभिकर्मक को यदि हम प्रकाश देकर के उसको आपस में तोड़ें, तो ये जो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है उसका नाम होगा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। यानी कि ये भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। और तीसरा है कि जब अभिक्रिया को विद्युत धारा प्रवाहित करके हम जो है अभिकर्मकों को तोड़ें, तो वो कहलाएगी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो हम बात कर रहे हैं इनके उदाहरणों की। तो देखते हैं 1 नंबर, ताप देकर के किसी भी पदार्थ को आपस में उनके बंध तोड़ना। देखिए, जो खड़िया पत्थर है यानी कि संगमरमर, इसको जब ताप दिया गया, इसको जब हीट दी गई, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट करके छोटे छोटे 2 उत्पाद बनाए इसने। इसलिए इसको कौन सी अभिक्रिया में रखा गया? तापीय अपघटन अभिक्रिया में रखा गया। दूसरी बात करते हैं अपन प्रकाशीय अपघटन या फिर प्रकाश अपघटन की, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो देखिए, प्रकाश अपघटन जो अभिक्रिया है वो एक उदाहरण लेते हैं AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। इस अभिकारक को सूर्य का प्रकाश यानी कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर यूवी की प्रेजेंस में जब अभिक्रिया करवाई, तो ये Ag व Br2 में टूट करके 2 उत्पाद बनाए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य यह है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो AgBr है, इसका उपयोग जो है अपन श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। इस फोटोग्राफी में श्याम व श्वेत फोटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अब हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। तो देखिए कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो सोडियम और क्लोरीन जो है वो अलग अलग यानी कि
एनोड व कैथोड पर अलग अलग प्राप्त होती हैं। तो ये जो एकल अभिक्रमक था ये छोटे छोटे उत्पादों में प्राप्त हुआ हमको। तो ये थी आपके विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब हम अगली अभिक्रिया की बात करें तो अगली अभिक्रिया का प्रकार आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई भी कम सक्रिय जो है, किसी भी प्रकार का कोई भी जो अधिक सक्रिय पदार्थ है, अधिक सक्रिय पदार्थ जो है वो निम्न सक्रिय पदार्थ को या फिर हम यूं कहें कि विस्थापन अभिक्रिया में कोई उच्च क्रियाशीलता वाला तत्व निम्न क्रियाशीलता वाले तत्व का स्थान लेकर उस निम्न क्रियाशीलता वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, उसको हटा देता है। तो ये होने वाली अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा जब हम देखें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक उच्च क्रियाशीलता वाला तत्व निम्न क्रियाशीलता वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, तो यह होने वाली अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए उदाहरण, फेरस सल्फेट का विलयन, फेरस सल्फेट के विलयन में हम जिंक की छड़ को डालें तो जिंक जो है वो फेरस से अधिक क्रियाशील है और यहाँ इस जिंक, ये जो जिंक है ये फेरस का स्थान ले लेगा, आयरन का स्थान ले लेगा और सल्फेट के साथ में स्वयं जुड़ जाएगा और फेरस को पृथक कर देगा। तो ये जो अभिक्रिया हुई, ये अभिक्रिया हुई आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए जब पदार्थों को उनकी जो है एक्टिवेशन के आधार पर या फिर उनकी सक्रियता के आधार पर एक सूची में बांटा गया तो उस सूची को नाम दिया गया सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो तत्व है उन तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उनको उसके अंदर व्यक्त किया। और अब एक बात हमेशा इसमें याद रखना कि ये जो सक्रियता श्रेणी की जब बात होगी तो हमेशा उसके अंदर तत्वों को घटते क्रम में रखा जाएगा, यानी कि सबसे पहले अधिक क्रियाशीलता वाला तत्व, उसके बाद में उससे कम क्रियाशीलता वाला तत्व और ऐसे ऐसे करके इसकी जो है क्रियाशीलता घटती जाएगी। अब जो है क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे अधिक कैल्शियम, ये पोटेशियम की, कैल्शियम सोडियम, सक्रियता श्रेणी की बात करें तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और ऑरम, इनको सक्रियता श्रेणी के घटते क्रम में जब व्यवस्थित किया गया तो सबसे अधिक जो क्रियाशीलता वाला तत्व है वो कौन सा पाया गया? पोटेशियम पाया गया। अब विस्थापन अभिक्रिया के बाद अपन बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो देखिए जो विस्थापन अभिक्रिया पड़ी वो की वो क्रिया इसमें होगी, लेकिन ये इसमें डबल होगी, यानी कि दुगुनी होगी। दुगुनी होने का मतलब हुआ कि जो विस्थापन अभिक्रिया है उसके अंदर जो है पदार्थ जो भाग लेने वाले हैं उनके अंदर उपस्थित जो अणु परमाणु हैं वो आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं।
तो ये जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया को हम नाम देंगे द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ये हुई द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के मध्य अणु परमाणु और उनके आयनों के मध्य जो है स्थान अदली बदली होती है, इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण लेवें, देखिए Na2SO4 इसकी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ में कराएं, बेरियम क्लोराइड के साथ में कराएं तो ये जो क्लोरीन है ये सोडियम के साथ में जुड़ जाएगा और ये जो बेरियम है ये सल्फेट के साथ में जुड़ जाएगा। जब अभिक्रिया होगी तो इसमें जो नए उत्पाद बनेंगे वो हैं आपके BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट और NaCl, और इसके दो अणु काम में आएंगे। यानी कि जब बात की हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया की तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इनके पदार्थों के मध्य अणु परमाणु और उनके अंदर उपस्थित जो है आयनों का आदान प्रदान जब होगा तो यह होने वाली अभिक्रिया ये कहलाएगी आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज की क्लास में हम जो है रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म प्रकारों में अपन संयोजन, वियोजन और वियोजन में इसके प्रकार तापीय अपघटन, विद्युतीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। तीसरे नंबर पर हमने बात की विस्थापन अभिक्रिया की और चौथे नंबर पर बात की हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया की। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे के जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और इसमें यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं कि ये त्रुटि रह गई, ताकि हम उसका सुधार कर सकें। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरणों का नेक्स्ट पार्ट लेकर। आज हमने बात की थी रासायनिक अभिक्रिया और इसका जो समीकरणों का सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हम जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के अगले प्रकारों की बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।